आज की कहानी का शीर्षक है सांवली और संस्कारी बहू। घर की मंझली बहू माला किचन में गैस पर चाय का पानी चढ़ाते हुए सोच रही है कि चलो छोटी देवरानी आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा घर के कामों से। फिर मैं भी अपने लिए थोड़ा समय निकाल पाऊंगी। सारा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ, समय ही नहीं मिलता किताबें पढ़ने का। माला को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। बहुत पढ़े तो नहीं, पर सपने तो उसकी आंखों ने भी देखे थे कुछ बनने के। पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था भगवान ने। माला को यही लगता था अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, फिर क्यों हर बार कुछ न कुछ कमी रह ही जाती थी। उसे शादी से पहले मम्मी पापा और भाई जो कहता वही करती। मम्मी पापा ने उसे पढ़ने से कभी नहीं रोका, बल्कि हमेशा उसका हौसला बढ़ाते। पापा तो चाहते थे बेटी बड़ी अफसर बने, पर मम्मी इसके लिए तैयार नहीं हुई। भाई ने कहा, छोटी तूने बीकॉम कर लिया ना, बस हो गई तेरी पढ़ाई पूरी। अपने अतीत में डूबी माला वर्तमान में लौटती है। सासू माँ यानी जानकी जी आवाज़ देती है, अरे मछली बहू, अभी तक चाय नहीं बनी। लाई माँ जी। माला सिर पर पल्लू संभालते हुए फटाफट चाय कप में छानने लगी। सबको चाय देने के बाद वो बच्चों के कमरे में आ गई। दोनों बेटे शेरवानी में बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ड्रेसिंग टेबल पर रखी काजल की डिबिया से उंगली में काजल लेकर दोनों बेटों के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, कहीं नज़र न लगे मेरे बेटों को। साड़ी चेंज करके माला अपने रूम में आ गई। गुलाबी रंग की जड़ी वाली साड़ी, गोल्डन ब्लाउज और मेकअप के नाम पर मांग में लाल सिंदूर और माथे पर मैरून बिंदी, रंग सांवला, उस पर लंबे काले बाल और मदहोश कर देने वाली कजरारी आंखें। माला जैसे ही कमरे से निकलने लगी, उसकी जेठानी की बिटिया रिया और उसकी छोटी बहन जिया कमरे में प्रवेश करते हैं। अरे चाची, आपने मेकअप नहीं किया, कम से कम आज तो लिपस्टिक लगा लीजिए। रिया ने अपना मेकअप किट निकाला और माला के होठों पर मैरून लिपस्टिक लगाई। दोनों अपनी कलाकारी दिखाने लगे तो माला हाथ जोड़कर बोली, बस हो गया मेरा मेकअप, और कितना रंगोगे मुझे? भगवान ने मुझे रंगने में कोई कमी कहाँ छोड़ी। इस काले रंग पर पाउडर कितना भी लगाओ वो काला ही रहेगा। चाची आप भी ना, आप नहीं जानती आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। माला जानती थी उनके मुस्कुराने का कारण। सामने चाहे जो कहे, कितने भी प्यार से बात करे, पर वो क्या सोचती है मेरे बारे में सब पता है। उसके सांवले रंग को सभी उपेक्षित नज़र से देखते थे। आंगन में बैंड बाजा बजने लगा और सभी ने डांस करना शुरू किया। माला के पैर भी थिरकने लगे। स्कूल कॉलेज के हर फंक्शन पर डांस की प्रैक्टिस करती, कोई भी नया गाना सुनती, लोकगीत सुनती, उस पर खूब नाचती। पर कभी स्टेज पर अपनी कला दिखाने का मौका मिला ही नहीं था उसे। डांस बहुत अच्छा करती थी, पर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तो हमेशा एक सुंदर चेहरा ही ढूंढा जाता और उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता। नृत्य संगीत से अपना ध्यान हटाकर पढ़ाई में ही खुद को झोंक दिया। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, बस किताबें ही ऐसी होती हैं जो पढ़ने वाले के रंग रूप को देखकर ज्ञान नहीं देती। आज सालों बाद लाउड म्यूजिक पर बजता गाना, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, माला अपने आंचल को कमर में खोसे नाच रही थी। उसके पैर जैसे रुकना ही नहीं चाह रहे थे। बहुत ही खुश थी माला। छोटी देवरानी जो आने वाली है, पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली देवरानी आ रही है, वो मुझे ज़रूर समझेगी और मेरी भी इज्जत करेगी। यहाँ तो सब मेरे हमेशा बेइज्जती करने के मौके ही ढूंढते हैं। तभी जेठ जी की आवाज़ सुनते ही माला अपना पल्लू सिर पर रखती है। तभी जेठानी कोहनी मारते हुए कहती है, आज आज़ादी है, छोटे देवर की शादी है, मैं तो नहीं रखने वाली सिर पर पल्लू। सारे बाल और ये गजरा खराब हो जाएगा। बैंड बाजे के साथ बारात आ चुकी थी। माला, जानकी जी और उनकी बड़ी बहन बारात में नहीं गए। जानकी जी ने सभी औरतों को मना किया था, पर ना तो बेटियों ने उनकी बात सुनी और ना ही बड़ी बहू ने। तो फिर दोनों पोती कैसे नहीं जाती। सबके जाने के बाद माला यहाँ वहाँ पड़े जूठे कप गिलास समेटने लगी। घर तो पूरा बिखरा पड़ा था। फटाफट सारे कमरों की चादरें बदली, सोफ़ा कवर ठीक किए। साफ सफाई करने के बाद जब गला सूखने लगा तो उसे याद आया कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। देवर जी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। बारात लौट आई दुल्हन को लेकर।
सब तारीफ कर रहे थे दुल्हन की, सरकारी नौकरी और इतनी सुंदर, सभी रस्मों में लगे थे। और माला किचन में, किसी को कभी कॉफ़ी पीनी है तो किसी के लिए हॉर्लिक्स। शादी के 4 दिन बाद रिसेप्शन था, खूब धूमधाम से सब कुछ संपन्न हुआ। माला से उम्र में 2 साल बड़ा ही था उसका देवर। जब वो शादी के बाद ससुराल आई तो देवर तब उसका देवर बीए प्रथम वर्ष में ही था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अपने असाइनमेंट पूरे करने के लिए उसने माला को अपनी नोटबुक थमा दी। एक दिन जब माला के जेठ जी को पता चला तो माला को डांटने लगे, वो ये क्या कर रही हो? देव अपना काम तुमसे करवाता है और खुद दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता है। वो अपने छोटे भाई पर भी बहुत गुस्सा किए। उस दिन के बाद तो देव छोटी भाभी को अपना दुश्मन ही समझने लगा था। नई बहू के तेवर पहले दिन से ही माला भाप गई थी। पहली रात जब घर के मंदिर में रस्मों के बाद उसे कमरे में भेजा गया तो उसका पहला सवाल था, क्या मैं नाइटी पहन लूँ? बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इतने भारी लहंगे में। माला ने समझाते हुए कहा, अपने कमरे में ही रहना, बाहर नाइटी पहनकर बाहर मत आना, सासू माँ को पसंद नहीं है और अभी घर में बहुत सारे मेहमान भी हैं, तो हल्की साड़ी या सूट सलवार पहन लेना। पर कहाँ मानी थी उसने माला की बात। वो तो अगले दिन नाइटी पहने ही पूरे घर में घूम रही थी। माला ने देवरानी को कहा कि कम से कम दुपट्टा तो ले ले। माला को चिंता हो रही थी कि अगर सासू माँ ने या जेठ जी ने इसे इस तरह इन कपड़ों में देख लिया तो क्या होगा। सच बहुत ही तेज और चालाक थी घर की छोटी बहू। बहुत सोच समझकर अपने से उम्र में इतने बड़े लड़के से शादी की है। देवर जी लगभग उससे 10 साल बड़े थे। बहुत सारी शर्तों के साथ इस घर में रहने को आई हुई है। बता रही थी कि अपनी सैलरी के सारे पैसे पहले ही की तरह अपने पापा के खाते में ही भेजेगी। उनकी नौकरी 5 साल पहले ही छूट गई, तब से पूरे घर का खर्च यही उठाती आई। बड़ी हैरान हो रही थी उसकी बातें सुनकर। जब देवरानी रेखा ने कहा था, दीदी जिस दिन देव जी ने मेरी कोई बात मानने से इनकार किया उसी समय मेरा बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। 4 दिन की आई लड़की इस तरह बोल रही थी, घर के सारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही थी। आज सबके ऑफिस जाने के बाद माला अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी बच्चों। तभी गेट पर पोस्टमैन ने साइकिल की घंटी बजाई। माला आंचल सिर पर ठीक करते हुए दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही पोस्टमैन ने उसे देखा वो बोला, घर में कोई और नहीं है क्या? यहाँ साइन करने हैं, जाओ किसी को बुला लाओ। तुमसे नहीं होगा, तुम तो मुझे अनपढ़ दिखाई दे रही हो। क्या हुआ बहू, कौन है गेट पर? जानकी जी ने तेज आवाज में कहा। कोई नहीं माँ जी, डाकिया है। तभी रिया ट्यूशन से लौट कर आ गई थी। गेट पर डाकिया ने जैसे ही उसे देखा तो बोला, अच्छा हुआ बिटिया जो तुम आ गई, लो इस पेपर पर यहाँ साइन कर दो। रिया ने साइन करके वो लिफाफा डाकिया से ले लिया। माला की आंखों से आंसू छलक आए। आज डाकिया ने उसके पहनावे को देखकर अंदाजा लगाया कि वो अनपढ़ है। क्या पहनावे से किसी के अंदर का ज्ञान छुप जाता है? दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी, अपने स्कूल कॉलेज में हर साल अव्वल आती माला को आज एक डाकिया अनपढ़ समझ बैठा। सिर्फ उसके कपड़ों को देखकर, उसके रहन सहन को देख माला को मन ही मन बहुत कुछ अखर रहा था। जब से माला इस घर में आई थी उसने यही देखा था कि घर के सभी पुरुष और बच्चों के खाना खाने के बाद ही घर की औरतें खाना खाती हैं, वो भी अपने पति की थाली में। उसने कभी इस बात का विरोध नहीं किया बल्कि सहर्ष स्वीकारा। सुरेखा को घर का यह नियम बताया गया तो उसने साफ मना कर दिया और बोली, मैं तो सिर्फ देव के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी। जब डाइनिंग टेबल पर रेखा और देव एक ही थाली में हंसी ठिठोली करते हुए खाते, जिसमें सभी आनंद उठाते, पर माला को यह बात पसंद नहीं आती। घर का माहौल बिगड़ रहा है। जेठानी जी की दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं और मेरे दोनों बेटे भी तो अब बड़े हो रहे हैं। उम्र में चाहे देव माला से 2 साल बड़ा था, पर रिश्ते में तो छोटा देवर था। अगर इस तरह हंसी ठिठोली मौज मस्ती करनी ही है तो अपने बेडरूम में ही जाकर करनी चाहिए। एक दिन जब रात काफ़ी हो चुकी थी, देव और रेखा जब 1 घंटे से खाने की थाली लिए मौज मस्ती में लगे थे, कभी रेखा देव को चुटकी काटती तो कभी देव उसके गालों पर चुटकी काटता तो कभी किस कर लेता। माला ने अपने खाने की थाली लेकर किचन में खाना शुरू किया, जिसे देखकर जानकी जी बोली, अरे मछली, ये
दोनों तेरा खाना छीन थोड़े ही लेंगे जो तू यहाँ अकेले बैठकर खा रही है। माला ने सोचा, क्या हो गया है माँ जी को? क्या अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा इन्हें? इन्होंने ही तो हमेशा हमें बताया था कि पति के खाने के बाद उनकी थाली में खाने से पति की उम्र बढ़ती है और सुहाग बना रहता है, और पति को अपना झूठा खिलाना घोर पाप है। मेरी तो शर्म से गर्दन झुक जाती है यह सब देखकर। रेखा अपनी घुटनों से ऊपर नाइटी, जिससे ऊपर से लंबे वाली भी नहीं थी, जो आगे से खुली रहती, पहनकर पूरे घर में घूमती। गेट पर भी घंटों खड़ी रहती। अब माँ जी को इस सरकारी नौकरी वाली बहू से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। एक ही घर में रहने वालों के लिए अलग अलग नियम। माला भी रात को नाइटी ही पहन के सोते वक्त, पर कभी किसी ने उसे बेडरूम से बाहर नाइटी में नहीं देखा। कभी किसी काम से या मायके सूट पहनकर जाती भी तो जानकी जी के गुस्से की शिकार होती। आते ही सबसे पहले सूट बदलकर साड़ी पहनती। उसे तो उल्टा पल्ला करने की भी इजाज़त नहीं थी। दिल्ली महानगर में पली बड़ी माला खुद को इस तरह ढालती जैसे कोई अनपढ़ और गंवार हो, पर उसकी ही तरह छोटी बहू खुद को बदलेगी या फिर इस घर के नियमों को? घर में सब लोग रेखा पर अपना प्यार लुटाते। वो देखने में भला की खूबसूरत, सरकारी नौकरी और हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ लाना। रात का खाना रेखा बनाती, खूब मसालेदार और तीखा, जो माला के पति नकुल और उनके बड़े भाई से बिल्कुल नहीं खाया जाता। कितनी बार समझाती रही, रेखा तुम्हारे दोनों जेठ जी इतना मसालेदार नहीं खा पाते, और वो तो सिर्फ देव और अपने स्वाद से ही खाना बनाती, और सारे झूठे बर्तन तो माला और उसकी जेठानी ही मांजती। रेखा बोलती, मुझे झूठे बर्तन मांजने में घिन आती है। जानकी भवन में अब चारों तरफ रेखा ही फैली रहती। छोटी छोटी बात पर सब माला पर चीखते चिल्लाते। जेठानी भी छोटी देवरानी का ही पक्ष लेती। छोटी बहुत ही शातिर और चालबाज थी, चेहरे पर मुस्कान बिखेरे मीठी मीठी बातें करती और पीठ पीछे खंजर चलाती। जानकी जी हर किसी से कहते नहीं थकती, देर से सही पर भगवान ने कितनी अच्छी बहू दी हमें, सर्वगुण संपन्न। एक दिन जब रेखा के मम्मी डैडी और बहन उससे मिलने घर आए तो रेखा ने उनको भी माला की झूठी शिकायतें की और देव का को तो रो रो कर मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई। माला की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो अपनी छोटी बहन समझ उसे घर के कुछ नियमों से अवगत करवाती। खाने में मिर्च मसाले थोड़ा कम रखो कहती, साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखो। माला तो हमेशा रेखा की भलाई चाहती, पर रेखा उसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी। माला घर के सभी सदस्यों के इस बदलते व्यवहार से आहत होती। अपने स्वभाव के अनुसार कभी अपने पति नकुल को कुछ नहीं बताया। एक दिन तो बात हद से ज़्यादा ही बढ़ गई। जानकी जी अचानक उठी और माला को बाल से पकड़ किचन में ले आई। उस दिन के बाद से घर की मंझली बहू माला भी बदल गई। जिस माला बहू को सब पढ़ी लिखी अनपढ़ और गंवार समझ रहे थे, जो सुबह से आंगन साफ करना, झाड़ू पोछे, बर्तन में लगी रहती, वो अब सिर्फ अपने बच्चों और पति के खाने का ही इंतजाम करती, किसी को कुछ नहीं करती। सबसे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, सिर्फ अपना जरूरी काम ही करती और सोचती, बेकार बेकार में सासू माँ और परिवार के हर सदस्य की इतनी सेवा किया करती थी, दिन रात लगी रहती थी उनकी खदमत में, और उसका यह फल मिला मुझे। धीरे धीरे घर के कई काम जिन्हें सिर्फ मंझली बहू ही किया करती थी, अब उसने करना छोड़ दिया था। जिसका किया कोई काम पसंद नहीं आता और हजार गलतियां नजर आती हैं, उनमें समय बर्बाद करना बेकार है। नकुल भी समझता तो था, पर माँ की खातिर और घर में शांति बनाए रखने के लिए वो कुछ नहीं कहता। उसने माला के जन्मदिन पर एक स्मार्टफोन दिया और कहा, खाली तो तुम बैठ नहीं सकती, तो इसी के साथ मन बहलाओ। अपनी पसंदीदा किताबें भी पढ़ सकती हो, और कुछ मंगवाना हो तो मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगा। ध्यान तो बहुत रखते हैं नकुल जी मेरा। माला इसी में बहुत खुश थी। अब समय ज़्यादा मिलने लगा तो अपने पसंदीदा लेखकों की किताबें पढ़ती। माला ने ऑनलाइन कई साहित्यिक मंचों पर लिखना शुरू किया, ऑनलाइन काव्य सम्मेलनों में भाग लेने लगी, खुद में बहुत बदलाव महसूस करती। एक यूट्यूब पर चैनल बनाया जिसमें कहानियाँ लिखकर वीडियो अपलोड करती। नकुल ने एक शाम को उसके हाथ में दिल्ली की टिकट और उसकी पसंदीदा ऑरेंज आइसक्रीम पकड़ाई और कहा, कुछ दिन मम्मी के पास चली जाओ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा
और मम्मी जी को भी अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। यहाँ की चिंता मत करो, माँ की नई फेवरेट बहू है ना, वो सब संभाल लेगी। थोड़ी दूरी रिश्तों में ज़रूरी है, तभी हमें एक दूसरे की अहमियत पता चलती है। नकुल के सीने से लग पहली बार उसने अपने मन के दुख को साझा किया। 1 महीने अपनी माँ के पास रहकर माला को तरोताज़ा महसूस कर रही थी। बेटियां अपनी सास में माँ को खोजती हैं, निस्वार्थ भाव उनकी सेवा करती है। फिर वही माँ जो अपनी बेटी और एक बहू के लिए अलग व्यवहार और दूसरे के साथ भेदभाव करे। सच ही है कि एक औरत ही असली दुश्मन तो औरत ही होती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में वो खुद कितनी गिर जाती है यह जान भी नहीं पाती। माला के मायके जाने के बाद जानकी भवन में सब बदला बदला नजर आने लगा। अब जानकी जी का बुरा हाल था। उसे अब मझली बहू की याद आने लगी। जानकी जी की तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। 1 महीने में ही घर की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल से ही माला को फ़ोन किया गया। कुछ ही दिनों में जानकी जी की हालत में सुधार हुआ और वह घर आ गई। माला के प्रति जो सबके मन में छोटी बहू ने कचरा भर दिया, वो साफ हो गया। मन में मैल तो रेखा के ही था, जो सारे गहने जेवर लेकर चली गई और अगले ही दिन देव को डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए। मझली बहू टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के समान ही होता है। अपनी बीमार माँ को छोड़ वो सास के पास आ गई, उनकी सेवा के लिए। कुछ ही महीनों में सब सामान्य हो गया। नकुल ने अब घर में एक नौकरानी भी रख ली थी। अब माला अपने लिए भी समय निकालती और अपने लेखन के सफ़र को जारी रखा। एक दोपहर पोस्टमैन ने घंटी बजाई और माला अपने उसी वेशभूषा में वहीं सीधे पल्ले की सूती साड़ी सिर पर आंचल रख जब गेट खोला, डाकिया बोला, रजिस्ट्री है, साइन चाहिए, बुलाइए किसी को। किसके नाम से है? माला सिंह। लाइए चाचा, मुझे दीजिए, मैं ही माला सिंह हूँ। जब माला ने डाकिए से पेपर पेन ले इंग्लिश में साइन किया तो डाकिया हैरान था। चाचा जी, वेशभूषा पर मत जाइए। साड़ी पहनने वाली और सर पर पल्लू रखने वाली औरत अनपढ़ नहीं होती। माला ने वो लिफाफा खोला जिसमें माला के काव्य संग्रह की किताब थी और साथ में 21,000 का एक चेक था जो पब्लिशर ने भेजा था। किताब के पीछे माला की तस्वीर और उसका परिचय था। पहचान किसके भी बाहरी रूप रंग और कपड़ों का मोहताज नहीं होता। चाचा रुकिए, मिठाई खाकर जाइएगा। माला ने जानकी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने गले लगा लिया। मंजली बहू, तेरे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। अब तू भी अपने सपनों पर ध्यान दे। आज जानकी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वे अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।